हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज जो है वो डाल दिया है कि क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एप्लीकेशन पर शायद नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ रहा था और आज मॉर्निंग में भी कुछ इसी प्रकार से जो है वो हुआ। आप प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है। हम लोग सेशन को करेंगे स्टार्ट। तो 5 मई 2022 के हैंडआउट जो है वो 2023 के हैंडआउट जो है वो ऑलरेडी आपको मिल चुके होंगे, राइट? उसमें आपके पूरे नोट्स हैं और ये वही क्लास है जिसको हम डिटेल में जो है वो कवर करेंगे एक एक करके, यानी कि जितने भी टॉपिक्स हमने जो है वो कवर किए थे उसको मैं आपको एक एक करके जो है बताऊंगा, राइट? सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का लेक्चर है आप लोगों के लिए। और बाकी एप्लीकेशन के थ्रू आप लाइव लेक्चर्स जो है उसका एक्सेस कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन की लिंक आपको यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो है आपको मिल जाएगी लिंक। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास कोऑर्डिनेटर से। साक्षी मैम जो है वो आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर है। तो चलिए हम बिना समय को वेस्ट किए लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो होपफुली आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है और मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही होगी, राइट? तो पहला जो हमारा टॉपिक है तो ये है कृषि मैपर का टॉपिक, कृषि मैपर। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कृषि मैपर अभी न्यूज में था, ये क्या है? तो देखिए, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन्होंने लॉन्च किया है कृषि मैपर को। तो इसमें छुपा हुआ है मैप। मैप के बारे में तो आपको पता ही है। और कृषि मतलब कि एग्रीकल्चर की यहां पर जो है वो बात हो रही है, खेतों की यहां पर बात हो रही है, कृषि की बात हो रही है, लैंड की यहां पर जो है वो बात हो रही है, राइट? तो इसका मतलब जो है वो क्या हुआ कि मतलब सिंपल सी चीज ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है। कृषि मैपर क्या है? तो पहला पॉइंट, ये एक मोबाइल ऐप है। अब ये मोबाइल ऐप जो है उसका काम जो है वो क्या होगा? तो इसका काम ये होगा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना? किसानों को, फार्मर्स को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना किसानों को? कि किसान ये जान पाए कि उनके यहां पर मिट्टी कैसी है, मिट्टी की हेल्थ कैसी है, वहां पर कौन से क्रॉप्स यानी कि कौन सी फसल जो है वो उगानी चाहिए, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जैसे वेदर कि वहां का मौसम जो है वो किस प्रकार का है, तो और वहां पर जैसे कि कौन सा क्रॉप सूटेबल होगा, वहां पर कितने न्यूट्रिएंट्स किस क्वांटिटी में जो है वो डालने हैं, ये पूरी चीज जो है वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो है वो किसानों को पता लगेगी। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है आप ध्यान में रखिएगा, कृषि मैपर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इस मोबाइल एप्लीकेशन का क्या काम है बस ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। और बाकी आपकी जो नोट्स है इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द टारगेट्स कि कितने टारगेट जो है वो सेट आपको जो है वो करने हैं, मतलब कितने टारगेट जो है वो होने चाहिए। मतलब जो टारगेट जो है वो सेट किए हैं सरकार ने कि कितने पल्सेस यानी कि दाल जो है वो कितने टन में हम लोग को चाहिए, राइट? ग्रेन जो है, अनाज जो है वो कितने टन के चाहिए, कितना फूड प्रोडक्शन हम लोग को करना है। तो वो सब टारगेट्स आप लोग के लिए काम के नहीं है। आपको सिर्फ ये वाली चीज पता होनी चाहिए जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इस मोबाइल एप्लीकेशन के काम के बारे में बस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये छोटी सी न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो ग्लोबल रिपोर्ट है फूड क्राइसिस से रिलेटेड, अब फूड क्राइसिस समझ में आ ही रहा है कि भुखमरी की यहां पर जो है बात हो रही है, राइट? तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी? क्वेश्चन आएगा ये रिपोर्ट जो है वो 2023 की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो है वो किसने रिलीज करी है, किसकी ये रिपोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है? तो आपको एक चीज जो है वो सिंपल सी थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी है। ये रिपोर्ट जो है इसको रिलीज किया है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क और ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो इन्होंने इस रिपोर्ट को जो है वो रिलीज किया है, राइट? फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क और ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने ये रिपोर्ट को रिलीज किया है। हर साल एनुअल बेसिस पर ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है। हर साल इस प्रकार की जो है वो रिपोर्ट आती है जिसमें पता लगता है कि पूरे दुनिया भर में फूड क्राइसिस कितना ज्यादा यानी कि लोगों को खाना किस हद तक नहीं मिल पा रहा है। तो इस रिपोर्ट ने 3-4 चीजों को हाईलाइट किया है, जैसे कि आप जानते ही हो कि कोविड के बाद से स्थिति जो है वो काफी ज्यादा गंभीर हो गई, काफी ज्यादा खराब हो गई। कोविड के अलावा यूक्रेन यूक्रेन वॉर के बारे में जो है वो आप सभी लोग को पता है, उसके कारण से सप्लाई चेन जो है वो खराब हो गई।
तो जिसके कारण से लोगों को फूड नहीं मिल पा रहा है, खाना जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो बताया ये जा रहा है कि फूड क्राइसिस जो है वो उसका स्तर बढ़ गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा लिखा हुआ है, ये आंकड़ा आप अपने मेंस एग्जाम में जो है वो उपयोग कर सकते हैं। आंकड़ा ये कहता है कि 258 मिलियन पीपल, 258 मिलियन लोग कितनी कंट्री से, 58 कंट्री से, 258 मिलियन लोग 58 कंट्री से एक्यूट हंगर, क्या एक्यूट, एक्यूट हंगर जो है वो फेस कर रहे हैं, यानी कि तीव्र लेवल पर, हाई लेवल पर फूड इनसिक्योरिटी फेस की जा रही है। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। और क्लाइमेट चेंज भी देखो, एक तो कोविड कारण हो गया, दूसरा कारण यूक्रेन हो गया, तीसरा कारण क्लाइमेट चेंज हो गया, चौथा कारण आप इन्फ्लेशन लिख सकते हो, पांचवा कारण आप अनएम्प्लॉयमेंट लिख सकते हो, राइट, बेरोजगारी। उसके कारण से ऑब्वियस ही बात है कि लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, पैसा नहीं मिल पा रहा है तो लोग खाना खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो होंगी ना, ये आपके मेंस में जो है वो आपको हेल्प करेंगी काफी ज्यादा। तो ये सिंपल सी चीज है इस रिपोर्ट से रिलेटेड, जो बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट्स इट। इसमें ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो बात करें, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में, एक मिनट, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में सबसे पहले हम लोग जो है वो अगर चर्चा करें तो ये है क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो डिटेल बता देता हूँ। फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, नाम से समझ में आ रहा है, फूड सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन देने वाला ये नेटवर्क है, राइट, नाम से समझ में आ रहा है ना। तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का। इन लोगों ने मिलकर ये इनिशिएटिव शुरू किया था कि हम एक ऐसा नेटवर्क जो है वो क्रिएट करेंगे जिससे रिलेटेड हमें फूड सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन मिल सके। इसमें ऑब्जेक्टिव यही था, इंफॉर्मेशन गैदर करना, डेटा जो है वो गैदर करना, पता लगाना कि पूरे दुनिया भर में फूड इनसिक्योरिटी किस लेवल पर जो है वो आगे बढ़ रही है। फिर दूसरा, ये तो एक इनिशिएटिव हो गया जिसकी ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही। दूसरा इनिशिएटिव का नाम था ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ये भी एक अलायंस था ह्यूमैनिटेरियन का, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, जिसका गठन किया था यूरोपियन यूनियन ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। तो यूरोपियन यूनियन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने मिलकर जो है वो इसको ओपन किया था। क्या कहता है इसका नाम, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना है जो फूड क्राइसिस के अगेंस्ट हो, कि कहीं पर खाने की, ये प्रिवेंट करता है कि भाई खाना, खाने की व्यवस्था, खाने की अवेलेबिलिटी जो है वो हर जगह होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति जो है उसको खाना मिलना चाहिए। इस पर ये नेटवर्क जो है वो काम करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 आपको ध्यान में रखना। देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 क्या कहता है, जीरो हंगर। मैंने आपको बताया था कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, जिनका उपयोग आप मेंस में जो है वो करेंगे। तो ऐसी चीज आपके मेंस के लिए जो होती है वो सबसे ज्यादा काम की होती है, राइट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस का। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक में जो है वो बात की जा रही है, ये टॉपिक का टाइटल है कोल प्रोडक्शन इन इंडिया, बट एक्चुअल में जो न्यूज है वो है कि सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन करना। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि सरकार टारगेट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन करना, क्या ये सही कर रही है सरकार की नहीं, हाँ या ना। और सही कर रही है तो क्यों कर रही है, सही नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब जो है आप देंगे हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में। अभी नहीं, अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में जो है उसको डिस्कस करिएगा। तो कई सवाल मैं आपको बताता हूं, आपके दिमाग में कुछ सवाल आने चाहिए कि भाई जिस समय पूरे दुनिया भर में क्लीन एनर्जी पर काम किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कोयला जलता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। कोयला जब जलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, हाँ या ना, राइट। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स पोल्यूशन प्लस ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर लेवल हाई होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। कोयले का प्रोडक्शन आज की डेट में कोई भी कंट्री जो है वो मतलब अवॉइड कर रही है, बट हम क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। इतने सारे फैक्टर जो है वो गलती वाले हो गए। बट आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है,
आपको प्रोज भी देखने, कॉन्स भी देखने, हमारी कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। भैया हम अभी डेवलपिंग कंट्री है, या आप कह सकते हो इमर्जिंग कंट्री है, डेवलप की तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है, और हमें चाहिए कोयला, क्योंकि क्लीन एनर्जी जितनी भी है वो थोड़ी सी कॉस्टली है, राइट, महंगी है। तो इसलिए हमें आज की डेट में कोयले का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। बट हाँ, हम अगर सस्टेनेबल तरीके से कोयले का उपयोग करेंगे तो हमें जो है वो फ्यूचर में जो है वो अच्छा बेनिफिट जो है वो मिलेगा, राइट। तो हमें कोयले का प्रोडक्शन हम करें बट सस्टेनेबल तरीके से करें, ये आप अपने मेंस के आंसर में जो है वो लिखिएगा। मतलब कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो देखो, आप उसके पहले नुकसान लिख दो, क्या लॉस होना है, फिर आप उसके एडवांटेज जो है वो लिख लो, राइट, कि क्या प्रॉफिट होना है, क्या फायदा जो है वो होना है। फिर आप लिखो कि बैलेंसिंग, कि हमें जो है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है वो करनी है, कि हम कम से कम जो है वो नुकसान करें एनवायरमेंट का, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को रही, बट हमारे इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कोयले का प्रोडक्शन जो है वो करना, क्योंकि अचानक से हम लोग जो है वो ट्रांजिट तो कर नहीं सकते क्लीन एनर्जी में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, राइट। दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन हमारी कंट्री, चाइना को हम लोग 2023 में सरपास कर रहे हैं, राइट। ये न्यूज आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी, पहले भी हमने कवर भी किया। तो ये एक चीज है जिससे रिलेटेड हम लोग को एक सरकार का टारगेट देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी न्यूज एक्चुअल में है क्या, कि एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया है। कौन सा एक्शन प्लान है? कोयले का एक्शन प्लान है, राइट। इसका नाम है एक्शन प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, एक्शन प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। और किस चीज का ये एक्शन प्लान है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो है वो, कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है, तो इन्होंने जो है ये प्लान लेकर आए हैं। इस प्लान के माध्यम से ये प्रोडक्शन करेंगे, कोयले का एफिशिएंट तरीके से उपयोग जो है वो किया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। किस किस पर? रिपीट करो मेरे साथ। प्लानिंग पर फोकस किया जा रहा है, एफिशिएंसी पर फोकस किया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस जो है वो किया जा रहा है, और न्यू टेक्नोलॉजी पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। ये चीज, ये पॉइंट्स आपको बुलेट पॉइंट्स ध्यान रखने, प्लानिंग, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और न्यू टेक्नोलॉजी, समझे? सो दिस इज द पॉइंट जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम प्लान कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंट तरीके से उपयोग करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सफिशिएंट, सॉरी, सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करना है, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है जिससे कि कम से कम पॉल्यूटेंट रिलीज हो, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये आप लिखेंगे मेंस में। तो कोयले सेक्टर पर इन सब एरियाज पर जो है वो फोकस है। अब देखो क्या क्या टारगेट्स है। तो कोल प्रोडक्शन का टारगेट 1012 मेट्रिक टन हम लोग को जो है वो प्रोडक्शन जो है वो करना है। तो वो सब चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो चीज मैंने अभी बताई बस वो ध्यान में रखो। इसमें देखो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने क्या क्या चीजें जो है वो कर रखी हैं। इन्होंने टारगेट जो है वो सेट किया है। पहला पॉइंट तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने टारगेट जो है वो सेट कर लिया कि करना क्या है, कि कितना प्रोडक्शन जो है वो करना है। टारगेट किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन से रिलेटेड। दूसरे पॉइंट, पहला पॉइंट ये। दूसरे पॉइंट पे इन्होंने बोला है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना है, कि भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट जो है वो करना है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो है वो इन्वॉल्व करना है। इसमें ये लोग जो है बता रहे हैं कि 21,030 करोड़ का टारगेट इन्होंने रखा है। 25 नई कोयले की माइन जो है वो कमर्शियल माइनिंग के लिए दी जाएगी। बंद पड़ी हुई जो खदानें हैं, माइंस जो है उनको दोबारा से शुरू किया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दिया जाएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक मिनट, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो फोकस करना है। अब देखो थर्ड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेनली बोला गया है कि रेलवेज पर फोकस करना है, क्योंकि भैया कोयले को आप एक जगह से दूसरी जगह भी तो लेकर जाओगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेनली फोकस करना है, रेलवेज पर। फिर उन्होंने बोला कि भैया सेफ्टी पर भी हम लोग ध्यान देंगे, सेफ्टी, सुरक्षा पर भी जो है वो ध्यान देना है, जो वर्कर्स वहां पर काम करते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। अब पांचवा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इन लोगों ने बोला है कि इनको क्या करना है कि कोल टू हाइड्रोजन पर फोकस करना है, कि कोयले को हम लोग हाइड्रोजन बना दें, राइट, हाइड्रोजन में कन्वर्ट करें, यानी कि क्लीन एनर्जी, कोयले को ही क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करना है। कोयले का अपन ने उपयोग किया, उसको क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर सस्टेनेबिलिटी के लिए इन्होंने बोला कि हम जो है वो इको टूरिज्म पार्क जो है वो तैयार करेंगे, टूरिस्ट को भी जो है वो इस माइनिंग्स में जो है वो इन्वॉल्व करेंगे, राइट, इको पार्क्स, राइट, माइन टूरिज्म जो है वो शुरू करेंगे जिससे कि और पैसा जो है वो बना सके, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को कुछ इसके अंदर देखने को मिली। तो हमने एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या चीजों पर फोकस किया। टारगेट प्रोडक्शन के हैं, कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये टारगेट बस ध्यान में रख सकते हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना है।
संरचना पर, और ये रेलवेज पर मेनली फोकस किया गया। चौथा सेफ्टी पर, पांचवा टेक्नोलॉजी पर, और टेक्नोलॉजी हम लोग को क्लीन टेक्नोलॉजी पर जो है वो काम करना है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, इंडिया के कोयले के सेक्टर के बारे में बात करें तो आपको कुछ फैक्ट्स इंडिया से रिलेटेड पता होना चाहिए। इंडिया के पास पूरे दुनिया भर में, इंडिया जो है वो रिजर्व की अगर हम बात करें, कोयले के रिजर्व की बात करें तो हम 5वें नंबर पर आते हैं, 5th नंबर पर आते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं आफ्टर चाइना। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम इंपोर्ट करवाते हैं भारी मात्रा में कहां से, इंडोनेशिया से, साउथ अफ्रीका से, और इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यहां से कोयले को जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं। और कोयला जो है वो हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अभी आज की रेट में 50% कंट्रीब्यूट करता है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, बिजली आती है, उसमें सबसे ज्यादा कोयला जलता है। तो ये वाली बात आपको ऑलरेडी पता ही है कि नहीं? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। एक छोटा सा टास्क है, होमवर्क डिस्कशन ग्रुप में जो है डालिएगा। मेन स्टेट्स या मेजर स्टेट्स, मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन है। मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का नाम आप लिखेंगे, मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का नाम आप लिखेंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन। नाम से क्या चीज समझ में आ रही है, नाम से क्या क्लियर हो रहा है? सिविल एविएशन की यहां पर बात हो रही है, एरोप्लेन डिपार्टमेंट, एयरवेज डिपार्टमेंट की बात हो रही है। क्लाइमेट एक्शन मतलब अब सिविल एविएशन का टारगेट है कि इसे जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करना है, क्योंकि यहां पर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, ये भी तो कन्वेंशन फ्यूल पर जो है वो चलते हैं, एविएशन फ्यूल जो होता है वो भी तो पोल्यूशन जो है वो रिलीज करता है। तो अब ये भी क्लीन एनर्जी की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इंडिया ने ज्वाइन कर लिया इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन सिविल एविएशन में। 2027 से इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगी, ये इंडिया ने कह दिया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। क्या है? कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। इंटरनेशनल एविएशन रिडक्शन स्कीम इंटरनेशनल एविएशन की, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिड्यूस करना है। ऑफसेट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, मतलब कि ट्रेड करना। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कार्बन ट्रेडिंग होती है, आपको याद हो कार्बन ट्रेडिंग। जैसे कि एक कंपनी है, राइट, एक कंपनी है, उसने ज्यादा मात्रा में जो है वो, यानी कि एक कंपनी को बोला गया कि आप 100 यूनिट से ज्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं करेंगे, इसने 110 कर दिया है। तो अब ये उस कंपनी को ढूंढेगी जिसने 80 किया हुआ है, जिससे कि वो उससे 10 यूनिट जो है, या जिसने 90 किया उससे 10 यूनिट जो है वो परचेज कर ले। तो ये ऑफसेटिंग होता है। कार्बन ऑफसेटिंग और रिडक्शन स्कीम की एविएशन सेक्टर में जो है वो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम जो है वो मतलब रिलीज करना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, अभी तक ये क्लियर हुआ। तो इंडिया ने जो है वो बात कर दी है कि अब एविएशन सेक्टर में भी इंडिया जो है वो किस चीज पर टारगेट करेगी, क्लाइमेट एक्शन पर जो है वो टारगेट करेगी। अब इनके क्या टारगेट है, अब हम ये समझ लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने सिविल एविएशन के लिए क्या टारगेट बनाया है। तो ये जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली 1944 का ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंटरनेशनल एयर नेविगेशन पर काम करना, प्लान करना, डेवलप करना, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट को इंश्योर करना, यानी कि उस पर प्लानिंग करना और इंश्योर करना कि वो सेफ रहे और ग्रो करें, डेवलप करें। तो ये बस इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसने एक गोल अडॉप्ट किया है। इनका गोल क्या है ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। 2% एनुअल फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करना 2050 तक। 2050 तक हर साल 2% फ्यूल को जो है वो एफिशिएंट बनाना, मतलब कि फ्यूल जो है वो कम से कम यूज हो और वो एफिशिएंट तरीके से जो है वो ऑपरेट करे। जैसे अपन बोलते हैं ना कि गाड़ी कम से कम पेट्रोल में अच्छा एवरेज दे, ये वाली बात कर रहा है बस, पहला गोल। दूसरा गोल इनका है नेट जीरो, इनको अचीव करना है कब तक? 2050 तक। ये नेट जीरो तक जो है वो पहुंच जाए। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों स्कीम को जो है वो क्लब कर दिया है,
एक तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो इंडिया पार्टिसिपेट करेगी कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन में और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन गोल्स में 2027 तक। तो ये दोनों स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, बस सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को जो है वो रिड्यूस करना, और किस चीज पर फोकस करना, नेट जीरो पर फोकस करना, नेट जीरो पर फोकस करना। बस ये दो चीज बस आप ध्यान में रखो, इसके अलावा आपको वो सब ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है कि इनका और एम क्या है। हालांकि ये 2% वाला भी याद ना रखो तो भी चलेगा, आप तो ये याद रखो कि नेट जीरो अचीव करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करना है। कौन से लेवल से? 2005 में जो लेवल हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का देखने को मिल रहा है उसको जो है वो 50% तक जो है वो 2050 तक रिड्यूस कर देना है, राइट। तो ये इनका एक टारगेट है। फिर से एक बार जो मेन जो चीज है आपको जो ध्यान में रखने वाली है एग्जामिनेशन के लिए वो बस बता देता हूं, क्योंकि वो चीज जो है वो आपसे पूछी आएगी। तो इंटरनेशनल जो ये सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके दो टारगेट्स हैं। एक टारगेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करना है, कितना? 50% तक जो है वो रिड्यूस कर देना है। कब तक? 2050 तक। और किस लेवल से? 2005 के लेवल से। और दूसरा टारगेट ये बोल रहा है लॉन्ग टर्म का कि 2050 तक इनको नेट जीरो भी जो है वो अचीव करना है। इनको 2050 तक जो है वो नेट जीरो भी जो है वो अचीव करना है। क्या अचीव करना है? नेट जीरो। इनको 2050 तक जो है वो नेट जीरो भी अचीव करना है। एक मिनट रुकिएगा, बस ये दो चीज जो है वो इसके अंदर आप ध्यान में रखिएगा। फोन अभी डू नॉट डिस्टर्ब पर है, उनका 2 बार फोन आया था, दोनों बार काटा, फिर भी कंटिन्यूअस फोन कर रहे हैं, क्या बोले आप। ये फोन सबसे बड़ा डिस्टरबेंस है इंसान की लाइफ में। मेरे लिए तो बहुत बड़ा डिस्टरबेंस लगता है अब ये फोन। देखो अननेसेसरली थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई, कोई बात नहीं, एक मिनट बस कंटिन्यू कर रहे हैं। आ गया, ये चालू हो गया। दिख रही है आपको स्क्रीन? नहीं अभी आपको नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था, जिस पर एक अच्छी कमांड आपकी जो है वो होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन गोल्स भी इसके क्या थे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो मैंने अभी बता दिए। चलिए, अब स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन नहीं दिख रही? चेक करो यार, स्क्रीन दिख रही होगी। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा? एक बार क्लास बैक करके वापस आ जाओ, क्योंकि दिख रहा है मेरे सामने, इसकी पैरेलल स्क्रीन तो नजर आ रही है, दिख भी रहा है, स्टूडेंट्स भी है, आधे को दिख रही है। चलिए, अब देखो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, नाम से क्या समझ में आ रहा है? अरे ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बिजनेस रेडी करके दे रहा है पूरी तरह से। अब ये प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया? पहला तो ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव यही होना है कि हर साल 180 कंट्रीज को सपोर्ट करना, 180 कंट्रीज के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट करना, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में जो है वो सपोर्ट करना। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, याद रखना, यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड होती है वर्ल्ड बैंक के टॉपिक में। और इन्होंने क्या बोला है कि इनको जो है वो 180 कंट्रीज में हर साल बिजनेस को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट पुराना हुआ करता था, डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट, वो उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसको रिप्लेस करके इस प्रोजेक्ट से जो है वो जोड़ दिया गया, अटैच कर दिया गया बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट से, और कुछ नहीं है। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही कि 180 कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रेड बढ़ाना, बिजनेस बढ़ाना, बस सिर्फ ये चीज ध्यान में रखो, उससे ज्यादा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये 180 कंट्रीज तक कैसे पहुंचेंगे, तो पहले ये 2025-2026 तक, अब एक साथ 125 कंट्री को टारगेट नहीं करेंगे, 2025 2026 तक इनका टारगेट है वो 54 कंट्रीज का है कि 54 कंट्रीज पर अच्छा
एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करेंगे जो बिजनेस फ्रेंडली हो, जिससे ट्रेड बढ़े। तो ये इनकी चीज है, बस दैट्स इट। इसमें और कुछ आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। ये फिल्म्स की वन लाइनर न्यूज है। अब ये भी ध्यान में रखना कि डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट भी हुआ करता था, डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, उसको हटाकर इन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट लेकर आए, क्योंकि पुराना प्रोजेक्ट उतना ट्रांसपेरेंट, उतना एफिशिएंट नहीं था। बस अब ये जो टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डिजिटल ट्विंस। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अर्बन इंडिया का 3D डिजिटल ट्विन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो जिस पर काम किया जा रहा है। अब देखो इसमें क्या है, मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप डीएम बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब आप बनेंगे, राइट, तब उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको दिया जाएगा मौका कि डिस्ट्रिक्ट, अब वैसे तो एग्जीक्यूशन का आपका काम होगा, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल वगैरह पर आप प्लान जो है वो करोगे, बट फिर भी डीएम का भी एक रोल होता है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर बताता है कि भाई क्या क्या उसको डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब देखो आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब भी कोई प्लान आप बनाते हो, तो उससे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ब्लूप्रिंट, ये मान लो कि ये डिजिटल 3D ब्लूप्रिंट है आपकी सिटी का, यानी कि आप जो सिटी जिस पर आप काम करोगे, जैसे आपकी सिटी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो जो टेक्नीशियंस बोले हम लोग या इंजीनियर्स बोले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये एक 3D मॉडल तैयार करेंगे, बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पर, बिल्कुल रियल टाइम बेसिस वाला 3D मॉडल तैयार करेंगे, और उस मॉडल के थ्रू बताएंगे कि हम अगर ऐसा ऐसा काम करेंगे तो इतने एफिशिएंट तरीके से जो है वो सिटी में काम होगा। मतलब सस्टेनेबल तरीके से, अगर हम लोग को देखो आगे चल के आज की डेट में हम लोग को स्मार्ट सिटीज बनानी है, और साथ ही साथ सस्टेनेबल सिटीज भी बनानी है, तो स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज, तो उस पर अगर काम करना है तो ये टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, जिसको नाम दिया गया है डिजिटल ट्विंस। इसमें जो बेसिकली रियल वर्ल्ड है उसको वर्चुअल के साथ जो है वो मिक्स कर दिया जाएगा, या आप कह सकते हैं मर्ज कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आज की सिटी है और हमें देखने को मिल रही है, अब हमें फ्यूचर में कैसी सिटी बनानी है, तो उसका एक डिजिटल 3D मॉडल तैयार होगा, और वो रियल टाइम में ऑपरेट करेगा, करंट पॉपुलेशन, करंट डेटा को ध्यान में रखते हुए, कि भाई अगर ट्रैफिक हो भी रहा है तो हम कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और बिल्कुल रियल टाइम पर उसकी पूरी चीजें देखेंगे। मतलब ट्रैफिक कितने कितने समय पर ज्यादा होता है, ये आज की डेट में आपको पता है कि भाई सुबह 10-11 बजे ट्रैफिक आपको ज्यादा मिलेगा, ऑफिस आवर शाम में 6-7 बजे ज्यादा मिलेगा। तो उस, और अभी कितना ट्रैफिक चल रहा है उसका डेटा हमें मिल गया, तो हम फ्यूचर में कैसी सिटी बनाएंगे, वहां पर हम वो ट्रैफिक को लगा दें, मतलब वहां पर जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये ट्रैफिक को जो है वहां पर दिखाना शो कर दे, तो उससे क्या पूरी सिटी के बारे में पता लग जाएगा कि कहां पर कितना कंजेशन होना है। इवन वाटर सप्लाई की भी हम बात करें तो वाटर के लीकेजेस वगैरह कहां कहां पर है, किस प्रकार से अपन को सप्लाई पानी का जो है वो रखना है, क्या रखना है, तो ये 3D मॉडल। तो इंडिया बहुत ही जल्दी उन सिटीज और उन कंट्रीज को ज्वाइन करेगी जहां पर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर काम होता है, जैसे कि सिंगापुर, चाइना, दुबई, सऊदी अरेबिया, ऐसी जगह जो है जहां पर इन डिजिटल ट्विन्स पर काम होता है। मतलब कि 3D सिटी तैयार कर दी जाती है बिल्कुल रियल टाइम डेटा के आधार पर। बहुत इसका बेनिफिट होगा कि आप प्लानिंग आपकी इतनी सटीक होगी कि आपका खर्चा जो है, नुकसान, मतलब नुकसान, खर्चा नहीं, नुकसान आपका कम होगा। और इसमें चैलेंजेस काफी सारे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है डिजिटलाइजेशन में, वो डेटा का चैलेंज होता है कि भाई डेटा आपको जुगाड़ना है, और बिल्कुल इफेक्टिव डेटा आपको जुगाड़ना है। इसके फायदे ये भी अच्छी, बिल्कुल अच्छी सिटी बनेगी तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की। तो ये एक चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही, काफी अच्छी चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मणिपुर, मणिपुर के मुद्दे के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, पता है ना मणिपुर का मुद्दा क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर, कौन बताएगा? चेंज होता भाई, हाँ, मणिपुर के मुद्दे के बारे में कौन बताएगा? कई बार हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहां पर देखिए काफी सारे लोगों की मौत हो गई है मणिपुर में दंगों के कारण। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो शूट एट साइट ऑर्डर जो है वो इशू कर रही है। तो मणिपुर के अंदर देखिए बहुत बुरी जो है वो स्थिति है। क्यों स्थिति बुरी है? क्योंकि वहां पर MEITEI, मेटी या मेतई, जो ट्राइबल ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये इन्होंने डिमांड करी कि इनको ST स्टेटस जो है वो चाहिए। इनकी डिमांड है कि इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है वो चाहिए, राइट, ST स्टेटस जो है वो चाहिए, राइट। तो इसको लेकर बहुत बुरी स्थिति हो रही है। इनको जो है वो काउंटर कर रहे हैं कौन सी ट्राइब? कुकीज और नागास, कुकीज एंड नागास, ये ट्राइबल ग्रुप जो है वो इनको
टारगेट जो है वो कर रहे हैं। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। हालांकि हम लोग को देखने को मिला कि मणिपुर की हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जो है वो पास किया था जिसमें कहा था कि मीटी जो कम्युनिटी है उसको जो है वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस प्रोवाइड कराओ। बट ये वाली जो कम्युनिटी है कुकीज और नागाज ये अपोज क्यों कर रही है? क्योंकि इनका कहना यह है कि मीटी जो है वो ऑलरेडी उनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी है और ये लोग स्टेबल है इकोनॉमिकली, तो इनको जो है वो नहीं देना चाहिए। तो इसी को लेकर झगड़ा हम लोग को, रिजर्वेशन को लेकर बिल्कुल झगड़ा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। सही जवाब। तो बस ये एक छोटी सी न्यूज थी, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं था। अब देखो रंग घर क्वेश्चन आएगा, रंग घर कहां पर है? देखो ये क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाएंगे। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल जगह आपको जो है वो नजर आ रही है, दिखाई, ये है रंग घर। ये एमपी थिएटर है, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, बड़ा सा एरिया। आप देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये वाली जो इमेज दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर से जो है वो किया हुआ है पूरा, मतलब इसके ऊपर पूरा जो है वो डिस्प्ले जो है वो किया, अलग अलग धर्म की चीजें जो है वो डिस्प्ले की गई। अब ये चीज कंट्रोवर्सी में आ गई क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि जो मन की बात जो हम लोग को देखने को मिली थी उसका 100th एपिसोड अभी जो हुआ था, तो उसमें क्या किया गया कि यहाँ पर ये रिलीजियस जो सिंबल्स है उसको जो है वो दिखा दिया गया, तो ये चीज गलत करी, तो इसको लेकर जो है वो अपोज किया जा रहा है, राइट, कि आपने ऐसा रिलीजियस सिंबल जो है वो उस पर क्यों जो है वो दिखा दिए, राइट। तो ये चीज थी, बट ये चीज आप, ये कंट्रोवर्सी आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे रंग घर के बारे में कि रंग घर है कहाँ। तो रंगघर जो है वो आसाम के शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में है। बस आप इसको पहली पॉइंट तो आप ये ध्यान में रखो कि ये आसाम में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 मंजिला ये एरिया हम लोग को, यानी कि ये दिखाई दे रहा है आपको कंस्ट्रक्शन 2 मंजिला है, आप देख सकते हैं, 1 और 2 स्टोरी है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये कब बनी थी? ये स्वर्ग देव परमात्मा सिंघा, मैं नाम जो है वो लिख देता हूं, SWARGATEO, स्वर्गदेव प्रमत्ता, PRAMATTA, प्रमत्ता सिंह। इनके काल में जो है वो 18वीं शताब्दी में जो है वो मिड 18th सेंचुरी में जो है वो बनी थी। और ये बेसिकली एमपी थिएटर हुआ करता था अहोम डायनेस्टी का, तो अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है ये, अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड, आसाम की अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड जो है ये जगह हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो पहली चीज तो ये, और एशिया का पहला एमपी थिएटर जो है ये माना जाता है, एशिया का पहला एमपी थिएटर। दूसरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि इसको ऑक्टेगोनल ऑक्टेगोनल शेप के बारे में आपको पता होगा, जिसके 8 साइड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसी टाइप के शेप्स का जो है बना हुआ, ये ऐसा रहता है ना कुछ, ये 1 2, ये इस तरीके का आप देखेंगे, तो ये इसके 8 साइड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कुछ इसी प्रकार का जो है ये इसी प्रकार का कुछ जो है वो नजर आ रहा है, ऐसी करके कुछ इसका शेप हम लोग को 8 साइड्स का देखने को मिला, तो इसको ऑक्टेगोनल शेप के लिए भी जो है वो जाना जाता है। और फिर अब आप इसमें देखेंगे ऊपर साइड आप देखेंगे तो आपको देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उल्टी बोर्ड जो है वो किसी ने रख दी है, नाव जो है वो उल्टी करके रख दी है, और यहीं पर आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो स्टोन के क्रोकोडाइल्स भी हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है, राइट। तो ये एक चीज है, बट इसका लोकेशन बस आप ध्यान में रखो कि आसाम के अंदर है ये जगह, राइट। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, 250 वर्ड में इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको लिखकर टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो देना है। तो क्वेश्चन ये है, द रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ चैलेंजिंग इशू, कमेंट। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना बहुत चैलेंजिंग है, तो ये आपको कमेंट करना है, और एक आईएएस आईपीएस यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर की तरह ही इसका आंसर जो है वो लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए आप ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको एक मिली है, आपके लिए रेगुलेट करना कभी चैलेंजिंग नहीं होगा, बस आपको अपना दिमाग लगाना है कि हम क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक ऑफिसर बनोगे और आपके लिए चीजों को रेगुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये एक चीज थी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था। अब नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीति आयोग का टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, सिविल सर्विसेज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नीति आयोग का कंपेंडियम बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर सोशल सेक्टर में, अब नीति आयोग बेस्ट प्रैक्टिस लेकर आई है कि 2023 में हम क्या क्या ऐसी चीजें करें, क्या क्या इनिशिएटिव लेकर आए जो सोशल सेक्टर में बेनिफिट प्रोवाइड करा सके, यानी कि समाज में एक अच्छा बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर सके। सर स्क्रीन शॉट क्यों नहीं हो रही, मतलब? तो गाइस सभी को स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है ना?
मैं समझा नहीं अमित। तो देखो अभी पहले तो ये आप ये चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ पहले ये समझो। तो क्वेश्चन आएगा अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो सोशल सेक्टर 2023 पर किसने रिलीज करी, नीति आयोग। पहला आंसर तो ये हो गया। इनकी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस है। पहली प्रैक्टिस हम लोग को इनकी ये देखने को मिल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एंड इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस। तो इलेक्ट्रिक बस को जो है वो शामिल करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर जो है वो काम करना है। पहली चीज नीति आयोग ने ये बताई, और नीति आयोग ने ये बोला कि दिल्ली एनसीआर जो क्षेत्र एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है उस पर काम करना है। गोल ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो पॉल्यूशन जो रिलीज हो रहा है, इतना पॉल्यूटेंट जो रिलीज हो रहा है, पॉल्यूशन जो निकल रहा है उसको रिड्यूस करना है और दिल्ली की एयर क्वालिटी पर जो है वो काम करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इनका इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर है। ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट आप बोल रहे हो क्या? स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा, तो स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है आपको? चलो आगे की जो है वो चर्चा करें। दूसरा हम लोग को देखने को रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये गंगा नदी है, मोदी जी बैठे हुए हैं, राइट। तो दूसरा है अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, गंगा प्रहारी, गार्जियन ऑफ गंगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की इस पर जो है वो काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इस पर ये एक ट्रेंड कार्डर लोकल कम्युनिटी का स्टैब्लिश करेंगे, यानी कि यहां पर लोकल कम्युनिटी की मदद से उनको ट्रेन किया जाएगा और गंगा नदी को जो है वो कंजर्व किया जाएगा। गंगा नदी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रेजुविनेट करने के लिए, उसको साफ करने के लिए इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पहला इनिशिएटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का, दूसरा इनिशिएटिव गंगा नदी को साफ करने का। तीसरा इनिशिएटिव स्टबल बर्निंग। आपको देखो पराली जलाई हुई नजर आ रही है, कितना पोल्यूटेंट उससे रिलेटेड उससे होता है। तो ये बोल रहे हैं ये बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन पर काम करेंगे और स्प्रे प्रोग्राम पर काम करेंगे स्टबल बर्निंग को फाइट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव यही है, पोल्यूशन जो रिलीज होता है स्टबल बर्निंग के कारण, तो उसको रिड्यूस किया जाएगा और उसी स्टबल से, यानी कि किसानों को बोला जाएगा कि किसान स्टबल दें, यानी कि पराली को दें, और उससे हम लोग बायो डिकम्पोजर पर काम करें, यानी कि जलाने की जगह बायो डिकम्पोजर पर काम करो, यानी कि स्प्रे कर दो जिससे कि जल्दी से जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो पूरी मतलब मिट्टी में जो है वो मिल जाए, वो पूरी पराली जो है वो सड़ जाए और मिट्टी में जो है वो मिल जाए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। चौथा ये क्या है? ये देखो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। चौथा बेस्ट प्रैक्टिस ये बोल रहे हैं कि हम लोग को ड्राई वेस्ट को जो है वो हैंडल करना है, राइट, और ये कर्नाटक में किया जाएगा। गोल ऑब्जेक्टिव यही है कि गुड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कराना। नॉन रिसाइकेलेबल जो वेस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज कर लेना, यानी कि वो अपन बोलते हैं ना कि वेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस, ऐसा करके कि वेस्ट को जो है वो यूज कर लो, ऐसा करके कुछ प्रैक्टिस होती है। तो वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करना है कि जितने भी ऐसे ऐसे वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है जो मतलब बिल्कुल आप जिसका कहीं यूज ही नहीं कर पा रहे, जो रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, उसका आप यूज कर लो सीमेंट इंडस्ट्री में, तो उसको रीयूजेबल बना दो वेस्ट को। और ये क्या है? एफॉरेस्टेशन, कि भैया पेड़ लगाओ। ये चीज हम लोग को विलेज नेचर पार्क हम लोग को देखने को मिल रहा है, तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ये चीज करेगी। गोल ऑब्जेक्टिव ये है कि मिनी फॉरेस्ट बनाना है, एक घना मिनी फॉरेस्ट बनाना है रूरल एरियाज में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। एफॉरेस्टेशन टेक्निक का उपयोग जो है वो करने की बात की जा रही है, यदाद्री मियावाकी फॉरेस्टेशन टेक्निक, बस आप इसका ध्यान में रखो, एफॉरेस्टेशन। तो हमने क्या देखा, नीति आयोग किन चीज पर जो है वो फोकस करने की बात करिए, इलेक्ट्रिक पॉलिसी पर, दूसरा गंगा नदी के क्लीन करने पर और स्टबल बर्निंग को रोकने पर, वेस्ट मैनेजमेंट पर और एफॉरेस्टेशन पर। ये चीज बस आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए, दैट्स इट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है ये साई 20 ब्लू प्रिंट फॉर ब्लू इकोनॉमी। अब देखो इस पर पहले फोकस करो, फिर साई क्या ये बता दूंगा। वो साई बाबा वाला साई नहीं है, साई है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। तो ब्लू प्रिंट फॉर ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही है। तो ब्लू इकोनॉमी जो है वो क्या है, तो आपको पता है ये बात हो रही है पानी की, रिवर वाटर की, ओशियन की, है ना। आपको पता है कि पानी से जो है वो काफी सारे लोगों की आजीविका जो है वो जुड़ी होती है, काफी फायदे होते हैं, फिशिंग वगैरह होती है, राइट, मिनरल्स वगैरह नीचे रहते हैं उसको आप जो है वो निकाल सकते हो, राइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बहुत सारी चीजें जिसके फायदे हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं ब्लू इकोनॉमी, और ब्लू इकोनॉमी का काफी ज्यादा पोटेंशियल इंडिया के पास है कि नहीं। तो ये एक चीज है। तो देखो साइन 20 जो है वो क्या है, तो पहली चीज तो न्यूज ये है कि हमारे जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये साइन 20 जो एंगेजमेंट ग्रुप है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का G20 का,
तो गोवा में जो है वो ये हेड कर रहे हैं, गोवा में इनकी चेयर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि सिंपल शब्दों में जितने भी ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स तो आप जानते हो जैसे हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, तो G20 जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 नेशन जो जिसको हम लोग बोलते हैं, 19 प्लस यूरोपियन यूनियन जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो इनके जितने भी ऑडिटर्स हैं वो यहाँ पर आकर मौजूद होते हैं और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं ऑडिटिंग की, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो बेसिकली साइन 20 है, ये ऑडिटर का ग्रुप है G20 के अंडर, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो बेस्ट टू बेस्ट एफिशिएंट तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो भी बेस्ट प्रैक्टिस ऑडिटिंग में जो है वो इन्वॉल्व रहता है, उसको जो है वो एक दूसरे के साथ ये शेयर करते हैं, बस दैट्स इट। तो इन्होंने जो है वो सामने रखा है ब्लू इकोनॉमी का ब्लू प्रिंट, राइट। और ग्लोबल एनुअल वैल्यू ब्लू या फिर ओशियन इकोनॉमी की 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बताई जाती है। लगभग 90% पूरे दुनिया भर का जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, बाय वॉल्यूम, और 75% बाय वैल्यू ये सी रूट के थ्रू होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बल्क सामान जितना भी होता है वो समुद्री क्षेत्र के थ्रू जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पर है। तो बस यही चीज है। तो इसमें मतलब काफी सारी चीजों के बारे में जो है उन्होंने बात करी, वो सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ध्यान में रखना है कि हमारे कैग जो है उन्होंने गोवा में जो है वो हेड किया है, यानी कि गोवा में जो है वो चेयर पर थे, हेड चेयर पर हम लोग को देखने को मिले थे, बैठे थे किनके, साई 20 के। और साई का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। G20 का है ये भी ध्यान में रखना, साई 20 G20 का ही एक ऑर्गन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। और हमारी नेशनल ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी भी है जिसके बारे में आपको जो है वो आइडिया हो, और ब्लू इकोनॉमी का काफी ह्यूज पोटेंशियल है, राइट। तो इस पर जो है वो और एफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए इस पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं ऑडिटिंग की, वो शेयर की जाएंगी एक दूसरी कंट्रीज के साथ, बस दैट्स इट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आरबीआई की रिपोर्ट आई है करेंसी और फाइनेंस को लेकर। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि करेंसी और फाइनेंस की रिपोर्ट जो है वो अभी किसने रिलीज करी, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज करी 2022-2023 की रिपोर्ट, जिसकी थीम है टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। क्या है थीम? टुवर्ड्स ग्रीनर क्लीनर इंडिया, ये इसकी थीम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो आप ध्यान में रखो। देखो थीम में ही पूरी चीज समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? कि हमें इंडिया को जो है वो क्लाइमेट सस्टेनेबल बनाना है, क्लीन और ग्रीन बनाना है इंडिया को। और ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसमें इन्होंने एक चीज के बारे में बात किया है कि हम डिजिटल करेंसी का उपयोग करेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में आपको पता होगा, तो इस पर जो है वो इन्होंने स्ट्रेस जो है वो दिया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर। इन्होंने बोला है कि ये काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी एज कंपेयर टू ऑल्टरनेटिव कैशलेस मेथड्स। पेमेंट जो है होंगे वो सीबीडीसी से जो है वो इफेक्टिवली जाएंगे किसी, क्योंकि इसके ऊपर आरबीआई होगी तो कोई भी टेंशन नहीं होगी। क्योंकि कई बार इट हैपेंस कि आपके गूगल पे से जो है वो बैलेंस कट गया बट गूगल पे शो नहीं कर रही है। मेरे साथ पर्सनली, पापा के साथ हुआ है, मतलब पर्सनली मैंने देखा ये वाली चीज। गूगल पे पे जो है वो पैसे जो है वो कट गए हैं हमारे पास से, बट उसने ट्रांजेक्शन नंबर जो है वो नहीं शो किया। अब गूगल पे पे जब हमने कॉल किया कस्टमर केयर पे तो उन्होंने ट्रांजेक्शन नंबर मांगा, तो हमारे पास वो ट्रांजेक्शन नंबर शो ही नहीं कर रहा। उसको स्क्रीनशॉट भेजे, मैंने ईमेल भेजे, फिर भी कोई फायदा नहीं मिला। 9,000 रुपए जो है वो चले गए थे, हमारे पास से कट गए, सामने वाला बोल रहा है कि उसका मिले नहीं। अब क्या कर सकते हैं ऐसे में? कई बार लोगों को मिल भी जाते हैं, बताते नहीं है वो, ठीक है। तो ये एक चीज हम लोग को यहाँ पर हमारे पास से फेल्ड हो गया और वापस भी नहीं आया पैसा। अब ऐसी चीज होती है, अब उसी के ऊपर आरबीआई रेगुलेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि और बेटर तरीके से आरबीआई का ही टूल हम लोग को देखने को मिलेगा डिजिटल करेंसी, तो और फायदा होगा। तो ये उसकी जो है बात कर रहे हैं। बट इनका मतलब आप अगर अपने नोट्स जो अभी आपको मिल गए हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें एक चीज है वो मेंशन्ड है कि इससे जो है वो हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिलेगी कि क्लाइमेट के लिए ज्यादा बेहतर है। बट मुझे नहीं लगता कि ये क्लाइमेट के लिए जो है वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिजिटलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी पर जो है वो चलता है। भाई आप अपना मोबाइल चलाते हो इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलाते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं अब जैसे बिटकॉइन का एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि बिटकॉइन जब बनते हैं तब उसमें भी काफी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिस्टम चल रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो इसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम कर ही रहा है। तो आप कैसे इसको बिल्कुल क्लाइमेट के लिए बेटर जो है वो बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो लिखी हुई थी कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो और एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी कंपेयर टू ऑल्टरनेटिव कैशलेस मेथड। ऐसा नहीं होने वाला। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसमें कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि आर्टिकल्स इस प्रकार के भी आ जाते हैं कि उसके पॉइंट्स वगैरह जो होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं, कई बार हमको देखने को मिल जाता है। कई बार डेटा वगैरह जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है,
राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेटा वगैरह पर, वैसे तो यूपीएससी के लिए डेटा वगैरह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं, बट हाँ कुछ कुछ डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको बता ही देता हूँ क्लास के दौरान। तो ये चीज इन्होंने जो है वो बात करी। बस इसमें आप यही ध्यान रखो, करेंसी और फाइनेंस से रिलेटेड रिपोर्ट जो है वो जारी करी है आरबीआई ने, और आरबीआई मेनली जो है वो फोकस कर रही है किस चीज के ऊपर, कि इंडिया को और ग्रीनर और क्लीनर जो है वो बनाना है, दैट्स इट। इवन आरबीआई ने ज्वाइन किया था नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्लोबल लेवल पर पेरिस क्लाइमेट गोल को जो है वो अचीव करना। अच्छा हाँ, इसमें ये चीज आप जो है वो मेंशन कर सकते हो कैसे क्लीनर और ग्रीनर बनाया जाएगा। एक तो इन्होंने बोला सीबीडीसी, सीबीडीसी मत लिखना, वो उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये चीज जरूर लिखिएगा, जैसे कि आपको पता है बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड, तो ये जितना ज्यादा रिलीज हो, जारी हो, उतना अच्छा है। क्लाइमेट चेंज वाले बॉन्ड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, वो, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को, इस प्रकार के बॉन्ड जो है वो जारी किए जाए, तो यही चीज है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला टॉपिक मैं आपको पहले भी जो है वो पढ़ा चुका हूं कि इस बार एल नीनो हम लोग को देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। आप दो फैक्ट्स ध्यान में रखो, ला नीना, जब ला नीना आता है, ये जोग्राफिकल टर्म्स है, तो इंडिया के अंदर क्या आती है, फ्लड आती है, बाढ़ आती है, राइट। और जब एल नीनो आता है तो इंडिया के अंदर ड्रॉट, यानी कि सूखा जो है वो हो जाता है, गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लगातार 3 सालों से हम लोग को ला नीना जो है वो देखने को मिल रहा था, बट अब ये वाला जो साल है, ये बताया जा रहा है कि ये एल नीनो वाला साल है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसने बोल दिया कि दुनिया एल नीनो के लिए जो है वो रेडी हो जाए, राइट। ला नीना लगातार 3 सालों से देखने को मिला, अब एल नीनो की स्टेट जो है वो हम लोग को देखने को मिली। अब देखो गर्मी होगी तो बड़े ड्रॉट होंगे, तो बहुत एग्रीकल्चर पर इसका इफेक्ट होगा, राइट। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण ऑलरेडी दिक्कत बढ़ी रही है, राइट। लोग ज्यादा एसी उपयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन और ज्यादा जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, कुछ इसके नुकसान सबसे बड़े, राइट। दोनों के ही फायदे हैं, दोनों के ही नुकसान हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि एल नीनो का आज की डेट में फायदा तो नहीं है, नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी आपको नोट्स जो है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो मिल चुके हैं, उसको जो है वो एक बार आप गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो ही गई है। और टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो, आप टेलीग्राम ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आप डिस्कशन ग्रुप है हमारा, जहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं, और एप्लीकेशन तो हमारी है ही, राइट, जहां पर आप लाइव लेक्चर्स जो है वो ले सकते हैं। तो आज के लिए एक ही टॉपिक था, बाकी मुझे एक मई के पूरे टॉपिक जो है वो मैं कवर अप करवा दूंगा। आज मॉर्निंग की क्लास ली थी, पूरी की पूरी क्लास जो है वो फिनिश कर दी मैंने, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, पता लगा कि भाई क्लास चालू ही नहीं हो पाई। जीएस की क्लास का अपडेट मैं आपको थोड़ी देर से जो है वो देता हूँ। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। और मैं आपसे यही करूंगा कि टेलीग्राम पर ही आपको डायरेक्ट अपडेट दे दूंगा, जिससे कि आप ज्वाइन कर सको, तो इसलिए सभी लोग टेलीग्राम को जो है वो कर दीजिए। टाइम उषा, हाँ टाइम टाइम फिक्स हो रहा है, टाइम 12 बजे का टाइम जो है वो हम अब फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि मेरी क्लास जो है वो एक जगह पर लगेगी, यहाँ पर जो कोचिंग हब है एमपी नगर पे, वहां पर जो है वो मेरी क्लास लगने वाली है 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। तो ऑब्वियसली बात है ऑफलाइन क्लास लगेगी तो टाइम जो है वो फिक्स हो ही जाएगा। चलो, जय हिंद।